सो प्रिंसिपल, हाँ फर्स्ट ऑप्शन शायद से गलत प्रिंटेड है क्या? कहाँ कहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ठीक है वो तुम्हारा मैं उसमें करेक्शन करवा दूंगी, है ना। ओके, ये तुम्हारा डन हो गया। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम लोग हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड लाइंस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे को मदद करता है विजुअलाइज करने में। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर तुम्हारा फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो उस केस में तुम्हारा कैसा रहेगा फील्ड लाइन? वो तुम्हारा इक्वी स्पेस्ड रहेगा एंड पैरेलल रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कन्वर्स भी तुम्हारा ट्रू है ना। अगर हमारे पास इस तरीके से फील्ड लाइंस है तो यहां पर तुम्हारा इक्वी डिस्टेंट नहीं है ना ही पैरेलल है, तो यहां पर ये जो तुम्हारा रीजन है ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन है। क्लियर है? जहां पर तुम्हारे फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड रहेंगे वहां पर तुम्हारा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां पर दूर दूर रहेंगे वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कम। तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स चूज कर ले, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो यहां पर तुम्हारा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा पॉइंट बी पे एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। कोई डाउट? क्योंकि यहां पर जो है थोड़ा सा फील्ड लाइंस जो है वो डेंसली क्राउडेड है, और ए वाले पोर्शन रीजन में तुम्हारा जो फील्ड लाइन है वो तुम्हारा स्पेस्ड है काफी, है ना, स्पेसिंग ज्यादा है। तो इस चीज को कैसे समझ सकते हो कि एक तुम एरिया इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो, है ना। यहाँ पर इस तरीके से एक एरिया कंसिडर कर लो, यहाँ पर इतने बड़े से एरिया में एक ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। सेम अगर तुम इतना ही बड़ा एरिया अगर पॉइंट बी पे बनाओगे तो तुम्हारे 3 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, है ना। सेम एरिया मैंने कंसिडर करा है, तो जहां पर जितना ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं यानी कि वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। उसका रीजन क्या है? अगर देखो यहाँ पर जैसे कि किसी भी रीजन में मैंने फील्ड लाइंस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये तो तुम्हारा इस रीजन में फील्ड लाइन कैसा है वो बता रहा है। अब अगर मैं तुम्हारे से यहाँ पर पूछूं कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एट सिंगल पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, इस फील्ड लाइन पे तुम टेंजेंट बनाओगे, द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर है? जो टेंजेंट है वो पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, जो पूरा का पूरा फील्ड लाइन बता हम लोग बना रहे हैं वो उस रीजन में फील्ड लाइन कैसे है वो बता रहा है, ठीक है। तो टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका रीजन क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, इस तरीके से पूछेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिस भी पॉइंट, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा 2 पॉसिबल टेंजेंट्स है, तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन आ जा रहा है एट सिंगल पॉइंट। सुजय इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या हो रहा है, 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है, तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक ही पॉइंट पर हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, तो यही रीजन है कि तुम्हारा फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा रीजन? रीजन हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ intersection there are 2 possible directions of field which is not possible। क्लियर है? वह कैसा लग रहा है इस बैच में? थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रही हो कि नहीं? यही सब पढ़ना पड़ा था तुम्हारे कुछ ही महीने पहले।
बोर्ड्स के टाइम पे तुम लोग का इन लोगों के साथ ही तो ट्रेजेडी हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2 वाला, 2 बार बोर्ड्स। ओके, रीजन डन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। अब इसके ऊपर देखो तुम्हारा एक और तरीका का क्वेश्चन कैसा बनेगा। लेटर से हमारे पास Q1 है एक चार्ज, और इधर है तुम्हारे पास Q2, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से फील्ड लाइंस शो कर दिया है। ऐसे फील्ड लाइंस है, और तुम्हारे को यहाँ पर पूछेगा Q1 और Q2 का क्या नेचर है एंड कौन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है। जल्दी से बताओ किस 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 को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि Q1 से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहे हैं एंड Q2 में आकर के फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग चार्ज हो जाता है नेगेटिव इन नेचर, Q1 तुम्हारा पॉजिटिव इन नेचर। तो Q1 हो गया तुम्हारा पॉजिटिव इन नेचर, Q2 जो है वो हो गया तुम्हारा नेगेटिव इन नेचर। कौन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है? Q1। वेरी वेरी गुड, क्योंकि Q1 के पास ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से हमारे को एक आइडिया मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें तुम्हारे से पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो Q1 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है Q2 से। क्लियर है? फील्ड लाइंस के बारे में हमारा सारा सब कुछ कवर हो गया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डाइपोल। डाइपोल का डेरिवेशन एक ना एक आना ही है, एक्सियल पॉइंट पर फील्ड या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज पूछेगा तुम्हारे से। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डाइपोल पे। डेरिवेशन वगैरह जो है वो तुम्हारे को बहुत अच्छे से, मतलब कि किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, वो तुम लोग यूट्यूब से जो है वीडियो को देख करके अच्छे से अपना नोट्स बना लो, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। देखो, बोर्ड्स में मार्क्स स्कोर करना इज वेरी वेरी इजी। तुम एग्जामिनर को गाइड कर सकते हो कि वो तुम्हारे को किस तरीके से मार्क देगा, डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो। उसका नजर उधर ही जाना चाहिए जहां पर तुम चाहते हो उसका नजर जाए, और वो तुम्हारे को पूरा पूरा नंबर दे देगा। तो बोर्ड्स में जो है, तो एक तो तुम्हारे को सब्जेक्ट आना पड़ेगा, एकदम बहुत डेप्थ में अगर नहीं भी आ रहा है ना, लेकिन अगर किसी को लिखने का तरीका आ जाएगा वो तुम्हारे से ज्यादा नंबर लेकर के बैठ जाएगा, जो तुम लोग देखते भी होगे। खाली उसको लिखने का तरीका उसके पास है, बस इसी वजह से। तो वो चीज तुम लोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, कि किस तरीके से तुम लिख रहे हो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। साइंस में तुम्हारे पूरा का पूरा लैंग्वेज देखेगा ही नहीं टीचर। तुम कीवर्ड्स को जब भी तुम डेफिनेशन लिख रहे हो, हर जगह तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दो, और डायग्राम के बिना तुम्हारे को आगे बढ़ना ही नहीं है। किसी भी हालत में वो तुम्हारा मार्क्स कट नहीं करेगा। और अगर तुम बीच का स्टेप अगर कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाता है ना, तो बहुत अगर कचरा नहीं करोगे, ये पूरा कट कर रहे हैं, कट भी अगर करना है, एक कट लगाया और आगे बढ़ गए, पूरा उसको घच 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 कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। तभी जाकर के टीचर का वहां पर दिमाग चला जाता है कि ये कंफ्यूज हुआ है, और वो ध्यान से देखना शुरू कर देगा। तो तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहना है, बहुत सफाई से करना है। जहां तुम्हारे को लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, या तो रफ वर्क में काम करना शुरू कर दो, या तो पेंसिल से काम करो। और अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हारे को फाइनल रिजल्ट याद है और बीच वाला स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो उस स्टेप और तुम्हारे को श्योर हो गया कि अब याद नहीं ही आने वाला है क्या हो रहा है, ऑलराइट, तो बीच वाले स्टेप्स को गड़बड़ जो भी है उसको सफाई से लिखो। लास्ट में जो तुम्हारा आंसर है उसको बॉक्स में लिख दो, तुम्हारे को नंबर मिल जाना है, ठीक है। तो बोर्ड्स में जो है, नहीं, उसके पास बहुत सारा तुम्हारा ये बहुत सारा पेपर रहता है। एक तो वो आधा से ज्यादा, जब जब बहुत, देखो सबसे ज्यादा चांसेस इस तरीके का मार्किंग का क्यों रहता है, उसका रीजन है कि उसके पास बहुत सारे कॉपीज है और बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। उसके पास इतना
टाइम ही नहीं रहेगा कि वो तुम्हारा कॉपी इतना ध्यान से देखे कि क्या लिखना चाहे क्या नहीं लिखना चाहे। ऑल राइट, तो तुम अगर बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रहोगे और बहुत अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो तब जाकर के तुम्हारे को नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें तुम्हारे को डेफिनेटली नंबर मिल जाएगा, लेकिन मार्क्स कम कटेंगे। अगर पूरा गचर पचर किए रहोगे, वो बोर हो जाएगा, तुम्हारा आंसर देकर कट लगाएगा और 0 नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। एक तो एग्जामिनर को पैसे भी मिलते हैं कॉपी चेकिंग का, टू बी वेरी फ्रैंक, वो अर्न भी करना चाहता है, साथ के साथ उसका ऊपर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर कॉपीज चेक करके देना ही है। तो दोनों चीजें रहती है, इसीलिए जो है तुम्हारे को बहुत ज्यादा फोकस ये करना है कि जो चीजें तुम्हारे को पता है उसको बहुत अच्छे से, जो कीवर्ड्स है उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर दो, उसमें उसके बाद और कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। ओके, तो अब हम लोग आ जा रहे हैं डाइपोल। डाइपोल क्या है तुम्हारा? एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? दो चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट इन नेचर। ये तुम्हारा प्लस क्यू, ये तुम्हारा माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है यहाँ पर? इस अरेंजमेंट को हम लोग कह रहे हैं डाइपोल। इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2d कह रहे हैं। ये तुम लोग ध्यान रखना, अगर तुम्हारे को दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 2d का वैल्यू इज 3 सेंटीमीटर। गड़बड़ क्या कर देते हैं बच्चे? d का वैल्यू लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और 2d लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा गलत हो गया। ये ध्यान रखना है, मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हम लोग पूरे के पूरे डिस्टेंस को लेते हैं एज 2d। उसका भी रीजन क्या है? जब भी हम लोग डाइपोल की वजह से फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग हमेशा डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, है ना। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग 2d ले लेते हैं तो सेंटर से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस dd हो जाता है। तो यहां पर हम लोग फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। यही तुम्हारा रीजन है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेते हैं। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस इज 2d। अगर हमने बोल दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो 2d का वैल्यू तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है। तो इस डाइपोल से एसोसिएटेड हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये तुम्हारा हो गया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हो जाता है इसका फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इज दिस पॉइंट क्लियर? भूमि, सोनाक्षी, तनीषा, तुम लोग सारा सब कुछ नोट कर रहे हो कि नहीं? अर्णव, ओके। हिमानी, कोई डाउट बेटा कहीं पर भी? ओके, डन। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ तुम्हारा डायरेक्टेड रहेगा। ये तुम्हारा छोटा सा आ गया डाइपोल। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, जो कि हो गया तुम्हारा फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट। सो फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यहां पर सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल पॉइंट, है ना। मैं एक डायरी में हम लोग शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूलाज वगैरह सारा सब कुछ मेंटेन रखेंगे। प्रवीर, अब डायरी के साथ आना है। अब अगर मिस हुआ तो अब गए, बिना डायरी के अगर तुम घुसे तो देखना है कि बेच दिए। डायरी, डायरी सर, डायरी जो तुम्हारे को एकदम स्टार्टिंग में मिला था और तुम लोगों ने दो दो जो छीना था, पुराना वाला भी और नया वाला भी, दोनों पड़ी हुई है ना। तो वो पड़े हुए को अब उठा के लेकर के आना, वो भी पड़े पड़े बोर हो गया होगा। सो एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट हम लोग किसे कह रहे हैं?
ये तुम्हारा माइनस क्यू एंड ये तुम्हारा प्लस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगेन हम लोग ले रहे हैं 2d। एक्चुअल लाइन, सबसे पहले एक्चुअल लाइन समझ लेते हैं। एक्चुअल लाइन इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना। और एक्चुअल लाइन पर लाई करने वाला जो पॉइंट है उसे ही हम लोग क्या देंगे, एक्चुअल पॉइंट। तो लेटर से कि हमारे पास ये पॉइंट P है। डाइपोल से अब किसी भी पॉइंट का दूरी अगर चाहिए तो वो हम लोग हमेशा मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, क्योंकि दो चार्जेस है, किसी एक चार्जेस से हम लोग डिस्टेंस को कवर ये मान नहीं सकते। सेंटर ऑफ द डाइपोल से हम लोग इस डिस्टेंस को मानेंगे, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या दे रहे हैं, r। देखो, अनगिनत कॉपीज चेक करने के बाद मैं तुम्हारे को बता देती हूँ कि क्या गड़बड़ होता है। डिस्टेंस को ले लेते हैं जनरली क्या, या तो प्लस क्यू से डिस्टेंस को r ले लेंगे, या फिर माइनस क्यू से डिस्टेंस को r ले लेते हैं बच्चे। और उसके बाद फिर फील्ड का वैल्यू वगैरह तो सही लिखते हैं, आंसर लेकिन तुम्हारा, और आंसर फाइनल आंसर भी याद रहता है, लेकिन फाइनल आंसर आता नहीं। और उसके बाद अंदर ही अंदर तिगड़म भिड़ाना शुरू कर देते। जैसे ही वो डेरिवेशन इतना लंबा चल जाता है, तुरंत वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ कर चुका है बच्चा। ऑलराइट, तो ये सारे चीजें तुम्हारे को एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है कि डाइपोल के केस में तुम डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लोगे। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल काम करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग फील्ड निकालना है हमारे को पॉइंट P पे। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डाइपोल जो है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा धक्के वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा ये फील्ड धक्के वाला E+। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड आएगा तुम्हारा अट्रैक्टिव E-। क्लियर है। नेट फील्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पर एंटायरली कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। प्लस क्यू की वजह से तुम देख रहे होगे E+ का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा शो करा है। रीजन, वेरी वेरी गुड, डिस्टेंस कम है। पॉइंट P जो है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज के ज्यादा करीब है, इसलिए E+ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। माइनस क्यू से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए E- का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से नेट फील्ड के लिए हम लोग दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड नेट फील्ड जो है वो तुम्हारा किस डायरेक्शन में रहेगा, प्लस वाले के अलोंग। तो ये तुम्हारा नेट फील्ड हो गया E। ठीक, तो डायरेक्शन वगैरह तो सारा सब कुछ शो कर दिया। अब हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज आगे बढ़ेंगे। E का मैग्नीट्यूड, यहां पर ध्यान देना कि मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रही हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज में डील कर रही हूँ। ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस वाले का मैग्नीट्यूड माइनस माइनस वाले का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तनिषा क्लियर है बेटा? ओके, तो प्लस वाले की वजह से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, हमारे को प्लस वाले का दूरी चाहिए फ्रॉम पॉइंट P, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। क्या हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, R-D। बहुत बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा सेंटर से प्लस क्यू का चार्ज का जो दूरी है वो D है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस वुड बी R-D। तो E+ हो जाएगा KQ/R-D का होल स्क्वायर, माइनस E- का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तन्वी, तन्वी फरार, गायब। अच्छा तुम यही पर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड पॉइंट P पे, वेरी वेरी गुड, R+D का होल स्क्वायर, है ना। ये दूरी अगेन तुम्हारा सेंटर से D है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस टोटल डिस्टेंस को 2D मान लिया, इसलिए मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया। ऑल राइट, तो यही खाली रीजन है, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा करके रखना है। 2D इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ नहीं करना है। तुम्हारे को मैं हर जगह बता दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर सिली मिस्टेक होता है, और उसके बाद फिर बाहर निकल के गया तो जा सिली मिस्टेक हो गया, ये तो आता था, है ना, लेकिन वो हो गया, अब कोई नहीं सुनने वाला। तो इसीलिए तुम्हारे को बार बार करके ये चीज एकदम दिमाग में तुम्हारा बजना चाहिए हॉल में, ये गलती नहीं करना। मैम वहां पर भी खड़े होकर के तुम्हारे दिमाग में बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, KQ कॉमन बाहर निकलेगा। अब हमारे को इसको सॉल्व करना है बस, R-D का होल स्क्वायर माइनस 1/R+D का होल स्क्वायर। चार्ज
ओके सो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा के क्यू, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ऊपर में ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा के क्यू, ऊपर में बचेगा यहाँ पर 2rd और यहाँ पर 4rd, ये बचेगा डिवाइडेड बाई ये वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा तुम्हारा आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों के स्क्वायर को ब्रैकेट में इस तरीके से बाहर कर दिया। ये फॉर्मेट पकड़ लेगा तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे को फील्ड जो है वो पी के टर्म्स में लिखना है। सुजय तुम कुछ भी लिख रहे हो, कहाँ लिख लिया है? अच्छा ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4rd है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2k इंटू 2d, और ये r बाहर आ गया। समझ पा रहे हो इस चीज को? डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर जो तुम्हारा q इंटू 2d है ये हो जाएगा तुम्हारा p, तो ये फील्ड का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या हो जाता तुम्हारा फील्ड इक्वेटोरियल पे। वेरी गुड, डन। सो अब यहां पर देखो, यहां पर तक सबने लिख लिया क्या? ठीक है, अब यहां पर हमारे को वेक्टोरियली अगर लिखना रहे, पी वेक्टर तुम्हारा डायरेक्टेड रहता है अलोंग, ये तुम्हारा माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ है तुम्हारा ये पी वेक्टर, और जो ये तुम्हारा नेट फील्ड है वो भी तुम्हारा सेम डायरेक्शन के अलोंग है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फील्ड भी है। तो यहां पर तुम्हारा फील्ड वेक्टोरियली क्या हो जाएगा 2k p वेक्टर r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट पी अगर बहुत दूर चला जाएगा, यही डाइपोल मेरे को एकदम छोटा सा नजर आएगा। ये प्रवीण मेरे को इतना बड़ा सा नजर आता है, एकदम दूर चला जाएगा तो मेरे को एकदम छोटा सा नजर आएगा, यानी कि उसमें क्या हो जा रहा है तुम्हारा आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, है ना। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो डी स्क्वायर जो है आर स्क्वायर के मुकाबले और भी ज्यादा छोटा होगा, तो फिर हम लोग डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ई तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई वेक्टर जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 2kp वेक्टर r डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर गायब, तो आर स्क्वायर टू द पावर 2 r टू द पावर 4, यहां से तुम्हारा डिनोमिनेटर में बचेगा r क्यूब ओनली 2kp बाई r क्यूब। ठीक, नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़े एवरीवन, ऑनलाइन वाले बढ़ू मैं? ओके, अब आ जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए मुझे सबसे पहले समझना होगा कि इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, इधर तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है, यानी कि एक ऐसा लाइन जो कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर है और एकदम बीचों बीच से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ये डाइपोल बना दिया, इसके बीचों बीच अगर प्लेन इमेजिन कर पा रहे, उस प्लेन पर लाई करने वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पॉइंट P हो गया, ये वाला पॉइंट जो है वो तुम्हारा एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है। तो अगेन अगर मेरा टोटल डिस्टेंस अगर 2d है, तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द डाइपोल वो भी हम लोग सेंटर से ही लेंगे, जिसको हम लोग r कह रहे हैं। इन एनी केस हम लोग डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम डाइपोल हमेशा सेंटर से ही लेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया तुम्हारा डी, सेंटर से इधर चार्ज का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा डी हो जाएगा। यहां पर अब तुम्हारा फील्ड आएगा, यहां पर एक फील्ड आएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की वजह से E माइनस, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कैसा फील्ड होगा, रिपल्सिव, धक्के वाला फील्ड होगा। तो ये तुम्हारा धक्के वाला फील्ड हो गया, इसी लाइन के अलोंग रहेगा। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन के अलोंग। अगेन मैं तुम्हारे को दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं। कुछ भी डायग्राम में जो कैसा भी डायरेक्शन, जहां जिसका जो मन करता है, ऐसा शो कर देगा E प्लस और ऐसा शो कर देगा E माइनस। मतलब आगे तुम्हारा डेरिवेशन तुम कितना भी सही करो ना, किसी हालत में मन ही नहीं करेगा मार्क्स देने का, है ना, क्योंकि उसको पता है कि तुमने जैसे तैसे करके याद कर लिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो फील्ड का भी जो डायरेक्शन है, पॉइंट को ज्वाइन करा, जिस चार्ज की वजह से फील्ड देख रहे हो उस पॉइंट को ज्वाइन करा, वो जो तुम्हारे पास एक लाइन बना, उस लाइन के अलोंग तुम्हारा फील्ड एक्ट करेगा, मतलब कि फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये सारा गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया तुम्हारा E प्लस इसी लाइन के अलोंग, और E माइनस हो गया तुम्हारा इसी लाइन के अलोंग, E माइनस। ठीक, अब हमारा यहाँ पर इस बार जो तुम्हारा फील्ड है वो तुम्हारा सेम डायरेक्शन, सेम लाइन के अलोंग नहीं है, तो यहाँ पर हमारे को इसको वेक्टोरियली ऐड करना होगा। अच्छा, क्या तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि दोनों की वजह से जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो तुम्हारा सेम होगा, है ना? रीजन क्या है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस जो है पॉइंट पी से सेम दूरी पर है। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पॉइंट पी का माइनस क्यू से जो दूरी है वो हो जाएगा अगेन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई भी डाउट किसी को भी? तो डिस्टेंस भी सेम है पॉइंट पी का दोनों चार्जेस से, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर अलग अलग है, इस वजह से डायरेक्शन अलग अलग है, जिस वजह से तुम्हारे को अब हमारे को यहाँ पर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर जो है हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का y कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का जो y कंपोनेंट है, लेट्स से कि मैं इसको थीटा कॉल कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है, दिस एंगल ऑल्सो हैज टू बी थीटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है तुम्हारा बड़ा सा, है ना, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल वुड बी सेम। दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट से ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा। तनीषा, तन्वी, भूमि, सोनाक्षी और कौन कौन है, हिमानी एंड अर्णव, क्लियर है ना? ओके, सो यहां पर तुम्हारा दोनों का जो y कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा बनेगा E प्लस का साइन थीटा कंपोनेंट, और नीचे बनेगा E माइनस का साइन थीटा कंपोनेंट, जो कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर तुम्हारे को फील्ड पूछा जाता है, एक बड़ा सा तुम्हारे को डायग्राम बनाना पड़ेगा जहां पर तुम नीटली सारा सब कुछ लिख रहे हो। तुम्हारे को बहुत ज्यादा सफाई से काम करना है, रफ नोटबुक जैसा अगर काम करोगे तो टीचर भी जो है एकदम रफ वर्क ही करेगा, फिर वो भी तुम्हारे पेपर पे हर जगह जीरो जीरो लिखने में उसको भी आसानी होता है, तो वो भी पट 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 जीरो लिखेगा। इसीलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मेरे को पता रहेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हारे को मैं लंबे टाइम से पढ़ा रही हूँ, सारा सब कुछ मुझे पता रहेगा, और मैं टाइम दे करके यहाँ पर चेक भी कर लूंगी, और अगर नहीं करूंगी तो तुम लोग मेरे सिर के ऊपर चढ़ करके बोल भी दोगे कि मैम यहाँ पर ये लिखा था वो लिखा था, 1 मार्क्स तो बनता है, आधा मार्क्स तो बनता है करके पूरा वो बार्गेन करके मार्क्स ले भी लोगे। वहां पर कोई चारा नहीं रहेगा, तुम्हारा पेपर तुम्हारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम जैसे हो, तुम जितने कंफ्यूज रहोगे उतना ही कंफ्यूज तरीके से तुम आंसर लिखोगे, और वो चीज रिफ्लेक्ट होना ही होना है। ठीक है, तुम माइंड वाइज अगर तुम ऑर्गेनाइज हो, वो वही चीज तुम्हारा पेपर पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए तुम्हारे को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रहना है, पेंसिल से सबसे पहले बनाना शुरू करना है इन सारे डायग्राम्स को। इसमें जैसे मैं तुम्हारे को बोलूंगी कि तुम काफी नीचे, जहां पर भी तुम आंसर लिखना शुरू करो, काफी नीचे से डायग्राम बनाना शुरू करो।
यही चीज मैंने तुम्हारे को सजेस्ट करा था ये ऑप्टिक्स में, जो तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हो गया, उसमें तुम्हारे को तुम स्टार्टिंग से गेज नहीं कर पाओगे कितने उसमें हो जाएगा मेरा सारा काम। तो काफी नीचे से तुम डायग्राम बनाना शुरू करो, है ना। तो तुम्हारे को स्पेसिंग का ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रहना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे y कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे, x कंपोनेंट्स दोनों का क्या होगा, एडअप होगा। दोनों का x कंपोनेंट तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड जो है वो हो जाएगा तुम्हारा E प्लस का कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना बहुत लंबा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस दैट है, उसको अवॉइड करते हुए सीधा सीधा E प्लस का मैग्नीट्यूड लिखो, E माइनस का मैग्नीट्यूड लिखो और सॉल्व करते रहो। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, E प्लस हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो रूट हटेगा, खाली क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस E माइनस माइनस क्यू की वजह से जो यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, E क्यू सॉरी के क्यू। यहाँ पर अगेन हम लोग माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है, हाँ मैग्नीट्यूड, वेरी वेरी गुड, वी आर डीलिंग विद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह, माइनस साइन का जो तुम्हारा सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में वो तुम्हारा डायरेक्शन को लेकर के, डायरेक्शन को मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। सो मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा के क्यू डिवाइडेड बाई अगेन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही रहेगा इनटू कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में तुम कर दो इसको ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा। स्टेप्स को खाना नहीं है, सारे स्टेप्स लिखना है प्रवीण। हाँ बेटा बोलो, सेम डायरेक्शन में, यस। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स को ऐड करें तो ई माइनस में यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है ना, वी आर जस्ट एडिंग अप द मैग्नीट्यूड, है ना। प्रवीण समझ रहे हैं, स्टेप तुम गायब कर देते हो, इतना तो आता ही होगा, या तो वहां लिख ले, इतना तो कर ही लोगे सर, इतना तो आता ही होगा, वो भी लिख लेगा, ठीक है। अब मेरे को आता तो हम ही को मार्क्स मिले, तुम जाओ भाड़ में। सो कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग कॉस थीटा को लिख देंगे डी बाई अंडर दी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 2k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉस थीटा हो जाएगा डी बाई अंडर दी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो नेट फील्ड तुम्हारा क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया, अगेन यहां पर देखो 2qd, ये टर्म आ रहा है, दिस इज नथिंग बट P दी डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया तुम्हारा के पी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। एनी डाउट एनीवन? ये हमारा क्या आ गया, द मैग्नीट्यूड। अभी देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे, ये तो हम लोगों ने अभी फिलहाल क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हम लोग इसको डायरेक्शन वेक्टोरियली लिखेंगे, ठीक है। नोटेड, सबने नोट कर लिया है? तन्वी आगे बढ़ो बेटा। ओके, सो यहां पर जो है तुम्हारा P वेक्टर, ध्यान से देख लो आर्यन, इधर P वेक्टर तुम्हारा क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ, तो ये तुम्हारा P वेक्टर है, समझ रहा है। और जो तुम्हारा नेट फील्ड आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, नेट फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आया है। ये जो तुम्हारा नेट फील्ड और P वेक्टर के डायरेक्शन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो कैसा है, ऑपोजिट, तो इस वजह से तुम्हारा नेगेटिव साइन है, ऑलराइट। So E vector would be equal to minus of kp vector divided by r square plus d square whole to the power 3/2। ऐसे तो मेरे को तुम्हारे इस सवाल के लिए तुम्हारा खून पी जाना चाहिए था टेक्निकली। हाँ क्यों, कहाँ कंफ्यूजन हुआ था, पता तो मैंने पहले से। डन चैप्टर, हाँ तुम्हारा नूतन के हिसाब से तो इसमें खत्म हो गया, नहीं तो फिर अब एक और टॉपिक हमारा रहता है गॉसेस लॉ, ऑलराइट। ओके, तो तुम लोगों का हिसाब से सेकेंड चैप्टर हो गया। तो शॉर्ट
ये तुम्हारा क्लास चलेगा 7:30 तक। अगर कोई भी अगर रोया, मैंने अभी तुम्हारे को बोला था पे पे चे चे टे टे नहीं करना है। कहाँ पर एक्शन का ये रहा। हाँ कहाँ पर इक्वेटोरियल में? हाँ आने दो ना, क्या हो गया, इतना मारूंगी ना। इसमें शॉर्ट डाइपोल के केस में होता है वो, अभी शॉर्ट डाइपोल का केस में बता रहे हैं। यस यस यस, इधर देख लो तुम लोग का जैसा भी टाइम मैनेज होता है उस वाले क्लास के साथ। 2-3 लोगों का तो मुझे पता है, इधर धृति का पता है, तनिषा, तनिषा का भी है ना बेटा? अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्रैश कोर्स के लिए है ना। तनिषा का और धृति का मुझे पता है, इधर सुजय का पता है, 1 2 एंड 3 है ना। बाकी तुम लोग देख लेना तुम लोग किस तरीके से, अगर ओके लगता है तो ठीक है, अदरवाइज ओके। शॉर्ट डाइपोल क्या, फिर सर को बुरा लग जाएगा। ओहो, ये बेटा तुम्हारा 7:30 तक रहेगा, है ना। ओके हाँ, तुम लोग जो स्पीड, ये थोड़ा सा जो मौका मिला, सब लोग अपना मन का पूरा जितना दबा के रखे थे, पट 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 बोल दिया। तुम लोग दोनों का तो खैर उधर ही रहोगे क्या, तुम्हारे तुम लोग को एनीवे, तुम लोग को तो लास्ट तक मेरे ही पास हो तुम लोग तो ऐसे ही काम से गए। शॉर्ट डाइपोल के केस में अगेन क्या हो जाएगा, पॉइंट पी अगर बहुत ज्यादा दूर चला गया, आर बहुत बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू डी, तो इन दैट केस फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, माइनस के पी बाई डी स्क्वायर को मारेंगे नेग्लेक्ट, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा, बचेगा खाली आर क्यूब। ऑल राइट, सो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम होता है, समझ रही है। शॉर्ट डाइपोल के केस में तुम्हारा, अगर तुम ध्यान दोगे तो शॉर्ट डाइपोल के केस में ई एक्शियल क्या आ जा रहा है तुम्हारा, 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब, एंड मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब मैं खाली एरो नहीं लगा रही हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2kp बाई आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पे तुम्हारा क्या हो जा रहा है, माइनस केपी वेक्टर बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल हो जा रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, ये हो जा रहा है तुम्हारा केपी बाई आर क्यूब। तो यहां पर से तुम्हारा रिलेशन क्या आ जा रहा है, ई इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू हाफ या हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट। दिस इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्लियर है। एक तो ये रिलेशन तुम्हारे से पूछा जाएगा, 1 मार्क में पूछा जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन लिख करके तुमने शो कर दिया, ठीक। सेकेंडली जो है, फिजिक्स में हाँ इस तरीके का तुम्हारा अपियर होता है। मैग्नेटिज्म में तो तुम्हारा इसी के जैसा तुम्हारा पैरेलली चलता रहेगा, वहां पर भी तुम्हारे से पूछा जाएगा। मॉडर्न में भी इस तरीके का है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले के केस में। सेकेंडली इसमें तुम्हारा कैसा रहेगा, कोई लड़का इधर, यहां पर से तुम्हारे से बोला जाएगा कि एक डाइपोल है। अगेन यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न में तुम्हारे को बता दे रही हूँ। लेटर से कि तुम्हारा एक डाइपोल है और एक पॉइंट पी है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो है वो एक एक्शियल पॉइंट है। शॉर्ट डाइपोल के केस में तुम्हारे से पूछा जाएगा, तो तुम्हारे को ये बताना है, ये शो करना है कि अगर हम लोग इस डाइपोल को जो है सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री से अगर रोटेट कर दे रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो तुम्हारा फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा हाफ हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरीके से तुम्हारे से पूछा जाएगा। तो इनिशियली जब तुम क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, इनिशियल डायग्राम बनाओगे, जब ये तुम्हारा एक्शियल पॉइंट है ना, इनिशियली वो तुम्हारे को बता देगा कि पॉइंट पी जो है वो तुम्हारा एक एक्शियल पॉइंट है, ठीक। तो पॉइंट पी पे इनिशियली तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इनिशियल फील्ड को बोल दोगे लेट E1 बी द इनिशियल फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल फील्ड, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2kp बाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ
व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री। ठीक है, सेंटर के अबाउट तुम्हारा 90 डिग्री, खाली क्लॉकवाइज खाली एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी दे सकता है, मैं तुम्हारे को इन जनरल बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तुमने वेक्टोरियली भी शो कर दिया, ये तुम्हारा E1 वेक्टर हो गया। ठीक, अब अगर तुम्हारे को दे दिया कि डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज लिख देना, व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट P के नीचे ही तुम्हारा पॉइंट P है इधर, इस यही वाला डाइपोल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब घुमा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर तुम्हारा ऐसा हो जा रहा है, और यही सेम पॉइंट अब ये कैसा पॉइंट बन गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। फील्ड यहां पर कैसा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर ऊपर के तरफ है ना, इसका ये तुम्हारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हो गया। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, तमन्ना क्लियर है बेटा? तो फील्ड का डायरेक्शन जो है डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया E2 वेक्टर, और तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तुम्हारा, E2 वुड बी इक्वल टू KP बाई RQ। तो यहां पर से एक तो तुम्हारा प्रूफ हो गया कि ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो गया अगर हमने 90 डिग्री से रोटेट करा। रीजन भी पूछ सकता है, रीजन क्या है, द सेम पॉइंट बिकम्स एन इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर द शॉर्ट डाइपोल। MCQ में तुम्हारे को यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है, वो ये है कि जब हमने डाइपोल को रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो तुम्हारा फील्ड जो है वो कैसा था, फील्ड पहले इनिशियली फील्ड तुम्हारा ऐसा था और तुम्हारा फाइनली फील्ड ऐसा हो गया E2 वेक्टर, यानी कि फील्ड किस सेंस में घूमा, फील्ड घूमा तुम्हारा क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये चीज तुम्हारा अगेन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, या तो MCQ, इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा चांस MCQ टाइप में बनता है कि अगर हम लोग डाइपोल को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो फील्ड तुम्हारा किस सेंस में घूम रहा है। MCQ वगैरह में भी डायग्राम बना करके ही आगे बढ़ना है ना। और इसका मतलब कि तुम्हारा वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि इनिशियली वो इक्वेटोरियल पॉइंट है और उसके बाद फिर जब घुमा दिया तो फिर वो एक्सियल पॉइंट बन गया। तभी भी तुम्हारे से ये सारी चीजें पूछे जा सकते हैं कि फील्ड किस सेंस में घूमा, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या फर्क आया, वो दोनों चीजें तुम बोल सकते हो, है ना। तो यहां पर हम तुम लिख सकते हो दैट फील्ड रोटेट्स इन क्लॉकवाइज सेंस। जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अभी हमने देखा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, ये तुम्हारा अगर P वेक्टर है तो फील्ड जो है वो तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में आ रहा था ना इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव साइन है इक्वेटोरियल पॉइंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारे छोटे छोटे से डिफरेंसेस है। एक्सियल पॉइंट में तुम्हारा फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर द फील्ड का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। कौन ऊपर की तरफ होगा, ये E2, इतना मार मारूंगी ना। अरे ये इसको घुमाया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो इधर, तो जब हमने घुमाया इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर के तरफ। ये सेम पॉइंट, इसको सेंटर के अबाउट जैसे ही हमने घुमाया तो ये वाला पॉइंट जो P है वो तुम्हारा कैसा पॉइंट बन गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बना। तो अगर डाइपोल मोमेंट ऊपर के तरफ है तो इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। नजरें मिलाओ मेरे से, अरे रे रे, डन, ओके चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टॉर्क नहीं, टॉर्क ये इस टॉपिक का लास्ट बचता है। अच्छा डेरिवेशन बताओ चलो। हाँ तो फिर क्यों आती ही नहीं, कौन बोला तुम्हारे को, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, फिर वैसे वैसे होता है, फिर वैसे करके आंसर आ जाता है।
हाँ हाँ, इनके सारे के वीडियोस कहाँ, कितना ऊपर है, नीचे करना ऊपर करना, व्हाट हो गया, ओके। सो इन सब का तुम्हारा वीडियो तो तुम्हारा डेरिवेशंस का एकदम डिटेल्ड वीडियो है। वीडियो से तो तुम लोग अपना नोट्स बनाना शुरू कर ही देना। हाँ, उसमें तुम्हारा एकदम डिटेल्ड नोट्स है, उससे तुम लोग अपना नोट करना शुरू कर देना, ठीक है। अब इस डायपोल को थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, ज्यादा अच्छा सुंदर लगेगा। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारा ये p वेक्टर है, ये तुम्हारा प्लस q बोल देते हैं इसको, यहाँ पर तुम्हारा माइनस q है। ये तुम्हारा मैंने p वेक्टर का डायरेक्शन शो कर दिया, ये तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है विथ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एफ वेक्टर क्या हो जाता है तुम्हारा q इंटू ई वेक्टर, डाउट। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उल्टे डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका, क्यू ई ही रहेगा, क्लियर है। ये दोनों फोर्सेस, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा नेट फोर्स जो है वो तो तुम्हारा जीरो एक्ट कर रहा है डाइपोल पे, तो इस वजह से किसी भी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रहेगा। लेकिन ये फोर्सेस जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, टेंड करेगा टू रोटेट द डाइपोल, है ना। तुम एक रॉड इमेजिन कर लो, इसके ऊपर इसके दोनों एंड पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हमारे को यहाँ पर नेट टॉर्क निकालना है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, ऑलराइट, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस की वजह से जो तुम्हारा टॉर्क आता है इसी को हम लोग कह देते हैं कपल, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर ध्यान से देख लो, कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारा जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है ना उस लाइन को तुम एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस अगर तुम्हारे को निकालना है, सीधा सीधा क्या करोगे, जो दो फोर्सेस है उनके बीच का, उन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, एंड इन दोनों लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग आर परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ये तुम्हारा हो गया आर परपेंडिकुलर। अब यहां पर तुम्हारा स्टैंडर्ड चीजों को लिख देते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो दूरी है वो तुम्हारा 2d है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस ये जो तुम्हारे को ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर तुम साइन थीटा अगर ले गए तो क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2d, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आर परपेंडिकुलर आ जा रहा तुम्हारा 2d साइन थीटा। तो टॉर्क आ जाएगा तुम्हारा क्यू ई 2d साइन थीटा, यस। तो Q इंटू 2d हो जाएगा तुम्हारा P, तो ये आ गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड, तो आ गया तुम्हारा PE साइन थीटा, ठीक है। अब वेक्टोरियली अगर मुझे लिखना है, P क्रॉस E का भी जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो PE साइन थीटा होगा, E क्रॉस P का भी मैग्नीट्यूड तुम्हारा PE साइन थीटा ही होगा। अब हमारे को देखना ये पड़ेगा कि टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो P क्रॉस E के साथ मैच कर रहा है कि E क्रॉस P के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तमन्ना देख ले बेटा इधर, टॉर्क का सेंस कैसा है, टॉर्क क्या कर रहा है, इस डाइपोल को घुमाने का कोशिश कर रहा है, किस सेंस में, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क जो है वो कैसा सेंस में रहेगा, फिंगर्स को कर्ल करोगे क्लॉकवाइज सेंस में, तो टॉर्क आ रहा है तुम्हारा, थंब जो है वो टॉर्क का डायरेक्शन बता रहा है विच इज इनटू द स्क्रीन। P क्रॉस E भी अगर करोगे तुम, है ना, तो यहां पर तुम्हारा P वेक्टर है ऊपर की तरफ और E वेक्टर है तुम्हारा टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं टुवर्ड्स राइट, सॉरी। तो P क्रॉस E अगर तुम करोगे वो भी तुम्हारा क्या हो रहा है, टॉर्क के सेंस में ही तुम्हारा फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं। तो इसका, और E क्रॉस P अगर करोगे E वेक्टर और P, तो वो बाहर के तरफ है, तो ये तो तुम्हारा टॉर्क का उल्टा डायरेक्शन हो गया, है ना। टॉर्क का डायरेक्शन इज मैचिंग विथ P क्रॉस E, तो तुम सिंपली लिख दोगे टॉर्क इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E, देयरफॉर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू
P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पर तुम लोगों को जो मैंने पेपर दिया है इसके लास्ट वाले में एक तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 डन है लॉन्ग आंसर्स में, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 डन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद तुम्हारा मेनली गॉसेस थ्योरम वाला है और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर्स में तुम्हारे को नहीं मिला ना असाइनमेंट, किस किस को नहीं मिला है? प्रवित और तमन्ना, बस बाकी सबको मिल गया। हाँ तो तुम लोगों को तो मैं भेज देती हूँ बेटा, ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा मुझे तुम लोगों को, तो है ना, तुम लोगों को मैं ऑनलाइन भेज देती हूँ एंड ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल इनमें से, और क्या बाबू ऊपर कर देते हैं, है ना। हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, हमारा सारा लॉन्ग आंसर्स तो यहीं पर कवर होने वाला है, मेनली डेरिवेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहीं पर करेंगे, ठीक है। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। हम्म, नहीं जो जिसका हम फील्ड निकालने का कोशिश कर रहे हैं उस चार्ज को तो क्यों कुछ नहीं करते। मैंने तुम्हारे को बोला था कि जिस पॉइंट पर तुम्हारे को फील्ड निकालना है वहां पर तुम एक इमेजिनरी चार्ज रखोगे, तो ये इमेजिनरी चार्ज तुमने खुद से रखा है ना, तो इस वाले चार्ज से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, समझ रही है? हाँ, ये फील्ड जो है, ओके बेटा, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड है बेटा, समझ रही है? तो इस एक्सटर्नल फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये प्लस क्यू चार्ज, वो तो तुम्हारा डिस्चार्ज इनटू द फील्ड हो गया। ओके बाबा, गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू, क्या बेटा? हाँ लीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड नहीं देख रहे हैं, ओके बेटा, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो देख रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट, है ना? हाँ, ओके, यस बेटा, ओके। कोई डाउट वगैरह कुछ भी नहीं? 6:15 to 7:30 रहेगा बेटा एवरी डे।